हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खुशहाली के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और एकदम आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम ज्योग्राफी क्लास 12th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन करने वाले हैं और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सब ऑब्जेक्टिव को आज हम इसी क्लास में देखने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। यदि मैं दावा देता हूँ कि यदि आप इस क्लास में जितना मैं इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूँ, यदि आपने उतना ही याद कर लिया तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर में इतने से आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हम पूरे किताब से चुन चुन कर ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे नोट्स के रूप में लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हमारा क्लास को शुरू करते हैं। हमारा टारगेट क्या रहता है कि 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम 12th बोर्ड में हम लोग क्या करें, 450 मार्क्स ला के टॉप करें अपने स्टेट लेवल पे, और हम अपने मम्मी पापा और अपने गुरु और खुद का नाम पूरे स्टेट से क्या पूरे विश्व में नाम रोशन करें इसी प्रकार से। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व हमसे पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व में ये किसी भी 1 किलोमीटर क्षेत्र में ये देखा जाता है कि उस क्षेत्र के प्रत्येक किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है। मान लो कि कोई एक 20 किलोमीटर का क्षेत्र है और यहाँ पे हमें ये देखना है कि वहाँ के हर यानी कि प्रत्येक किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। तो जब इसको ज्ञात करेंगे तो इसी को हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, वही 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व हमारा, इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाँ ये रहा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सघन आबादी वाले क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व कितनी होती है। यानी कि सघन जनसंख्या मतलब सघन आबादी मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, बहुत ज़्यादा जिस क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कितनी होती है। तो वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व हो जाएगी वो 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की जनसंख्या 6 अरब हो गई। यानी कि हमसे अभी पूछ रहा है कि किस वर्ष भारत की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। तो देखिए, यदि ईस्वी में दे दे तो आप 1999 मारिएगा, और वहीं किस सदी में भारत की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी, तो वो हमारा 21वीं सदी थी। कौन सी? 21वीं सदी थी। यहाँ पे हमें ईस्वी में पूछा है तो 1999 दे देना है, और यदि सभी शताब्दी में पूछता तो 21वीं सदी हो जाता हमारा, जो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि मतलब मानव की जो जनसंख्या है उसमें जब बढ़ोतरी होती है, जब सेक्स रेशियो बढ़ता है ह्यूमन बॉडीज़ में और ह्यूमन की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पत्ति होने लगती है, तो उसी को हम लोग पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व वृद्धि यानी कि जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। जनसंख्या के स्थिर रहने का, यानी कि जनसंख्या ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो इसे हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। कैसे कहेंगे भाई, जब बढ़ ही नहीं रही है ना ही घट रही है, एकदम स्थिर है, तो ये जनसंख्या घनत्व नहीं होगा। जनसंख्या में कमी, हाँ ये हो सकता है, लेकिन और हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। जनसंख्या में परिवर्तन को, हाँ जनसंख्या में परिवर्तन यानी कि घट भी रही है और बढ़ भी रही है, तो इसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं।
दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से नहीं है। यानी कि इसमें जनसंख्या वृद्धि वही जनसंख्या में बढ़ोतरी जैसे होता है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि इंसानों की जनसंख्या में जितना ज़्यादा बढ़ोतरी होता है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या अधिक होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से, यानी कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि करने वाले कौन से घटक है। तो जन्म दर, अब भाई देख लो, यदि इंसानों का जन्म होगा तो यहाँ पे जनसंख्या क्या रहेगी। मान लीजिए एक बस्ती है, यहाँ पे 5 लोग रहते हैं, है ना, और इसी में इन 6 लोग रहते हैं और इतनी 6 लोगों से एक एक संतान इन सब ने अपनी उत्पत्ति की है। तो एक एक संतान इन 6 लोगों ने उत्पन्न की है, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 5 6 कितनी हो जाएगी, सॉरी 6 6 कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा। अब ये 12 जब बड़े होंगे तो ये भी विवाह करेंगे, ये भी प्रजनन करके अपने संतान को जन्म देंगे, तो 12 से 24 हो जाएंगे। और ये तो तय नहीं है कि एक ही संतान को जन्म देंगे, तो इसलिए धीरे धीरे जन्म दर के कारण अधिक जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। मृत्यु आप देख लेते हैं, बी में मृत्यु है, तो देखिए यहाँ पे कितनी थी जनसंख्या, 6 थी। अब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी तो कोई व्यक्ति भी मरेगा, क्योंकि वो हर इंसान मरता है, तो एक ना एक दिन मरना पड़ता है, तो मरेगा। तो इसमें भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, घटेगी जनसंख्या, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पर बात आप देखिए, कोई इंसान ये एक स्थान है यहाँ पे रहता है और यहाँ पे इसको कुछ असुविधा है, यानी कि सुविधा नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, पानी को नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है, इत्यादि कमियां हैं, या फिर कोई भी कारण है इस, और ये एक स्थान है जहाँ पर सब कुछ है, रोजगार मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी मिल रही है, और वहीं जो भी इसकी पूर्ति होनी चाहिए वो सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरी स्थान जाएंगे, जो कि प्रवास कहलाता है, और यहाँ की जनसंख्या घटेगी और ये जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं इस दूसरे स्थान की जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये भी जनसंख्या को परिवर्तन करने का एक घटक है। तो प्रवास भी हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। किंतु ये जो आय है, आय जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि को ये प्रभावित नहीं करती है, यानी कि वृद्धि के घटक नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन जनसंख्या वृद्धि के घटक नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है इसमें। तो क्या लाटविया है, बी भारत, सी लाइबेरिया और डी चीन। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर ये लाटविया हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर गलत है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो लाटविया में हो जाएगा, और सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमारा अरब अमीरात में हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। अब आ गया हमारा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, तो ये हो जाएगा लाटविया। और इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे इसमें हो जाएगा यहाँ पे लाइबेरिया दिया हुआ है, वैसे तो होना चाहिए यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, किंतु यहाँ पे लाइबेरिया दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 5 नंबर का। और छठे का, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश की है, तो लाटविया की है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। यानी कि किस महाद्वीप की, यानी कि जितने भी महाद्वीप है, यहाँ अमेरिकी महाद्वीप है, यहाँ नीचे में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, यहाँ पे इसके करीब हम इधर यूरोप है, इधर वही एशिया का पूरा प्रमंडल बैठा हुआ है,
और अफ्रीका बीच में यहाँ पे है, ये पूरा समुद्री इलाका है। और नीचे में ऑस्ट्रेलिया है, उससे भी नीचे में अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे महाद्वीप पूछा है, एक महाद्वीप ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब महाद्वीप है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे जनसंख्या नहीं पूछा गया है, हमसे जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया है। यदि जनसंख्या पूछता किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है तो हम एशिया लगा देते, किंतु हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है किसकी है, तो ये जो हो जाएगा हमारा अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरा तरह से राइट है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, प्रवास किसे कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति एक ये स्थान है, इस स्थान को छोड़कर किसी कारणवश दूसरे स्थान पर जाके रहने लगता है तो इसी को हम लोग प्रवास कहते हैं। या फिर एक व्यक्ति ये ए स्थान है, ठीक है, और ये बी स्थान है। ए स्थान वाले व्यक्ति किसी कारणवश कोई भी कारण हो और कोई भी कारणवश वो व्यक्ति इस स्थान से इस स्थान पर जाता है तो इसी को हम प्रवास कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, हाँ, एक देश से दूसरे देश में जाना, हाँ बिल्कुल ये भी हो जाएगा। रोजगार के लिए स्थान बदलना, ऑफकोर्स ये भी हो जाएगा। सभी विकल्प सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में कहाँ विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। यहाँ पे विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है ये पूछा गया है। विरल जनसंख्या मतलब, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। यानी कि ये जो विरल जनसंख्या है वो कहाँ नहीं पाई जाती है। विरल जनसंख्या मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम मात्रा में जनसंख्या होती है, यानी कि ना के बराबर वहाँ पे लोगों की जनसंख्या रहती है, और रहती भी है तो बहुत कम से कम जनसंख्या रहती है। तो ये विरल जनसंख्या यानी कि कम जनसंख्या इन क्षेत्रों में से कहाँ नहीं पाई जाती है, यानी कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ध्रुवीय प्रदेश, देखिए ये हमारा पृथ्वी है और ये ध्रुवीय प्रदेश है, ठीक है, ये दोनों ध्रुवीय प्रदेश है। तो यहाँ पे सूर्य की किरण बहुत ज़्यादा पड़ती है और 24 घंटा दिन 24 घंटा रातें होती है, तो इस कारण से यहाँ पे लोग बहुत कम मात्रा में रहते हैं, यानी कि ये विरल जनसंख्या है। इसके बाद भूमध्य रेखा, ये जो हमारा पृथ्वी का बीच का रेखा है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पे सूर्य का किरण बिल्कुल सीधा पड़ता है, तो इस कारण से यहाँ पे भी लोग बहुत कम रहते हैं। और यहाँ अगला ऑप्शन हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया। अब देखिए ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है हमारा, यहाँ पे है दक्षिण पूर्वी एशिया। ये जो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पूरे विश्व का 60% जो पॉपुलेशन है वो हमारे एशिया में ही मौजूद है। तो यहाँ पे जो विरल जनसंख्या वाला देश नहीं है वो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये क्योंकि यह सघन जनसंख्या वाला देश है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है प्रवास के लिए प्रवास के कितने प्रकार होते हैं। यानी कि हमसे पूछा गया कि प्रवास के कितने प्रकार होते हैं, तो एक ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो देखिए, एक होता है कौन कौन सा होता है, एक होता है, रुक जाइए मैं बता रहा हूँ, हाँ एक होता है हमारा उत्प्रवास, ठीक है। उत्प्रवास में मतलब एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये ए कोई स्थान है और ये बी कोई स्थान है, ठीक है। यहाँ पे ए स्थान वाला व्यक्ति किसी कारणवश, कोई भी कारणवश, जब अपने दूसरे स्थान पे जाने के लिए अपने इस भूमि को यानी कि अपने उत्पादित यानी कि अपने मातृभूमि को छोड़ता है, तो उसके द्वारा छोड़े गए इसी भूमि को हम लोग उत्प्रवास कहेंगे। और जब ये व्यक्ति किसी नए भूमि पर जाता है तो इस नए भूमि पर
जब वो पहुंचता है तो इस भूमि पर यह व्यक्ति अप्रवासी होता है, यानी कि दूसरा हमारा अप्रवासी हो गया। और तीसरा जो है वो मौसमी प्रवास होता है, यानी कि मौसम के अनुसार प्रवास किया जाता है। जैसे में आप लोग देखे होंगे कई जंगली इंसान रहते हैं, जंगल में रहने वाले पशु चारक होते हैं, वे सब मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो तीनों प्रकार का प्रवास है वो हम लोग बता दिए हैं। पहला उत्प्रवास, कौन सा? उत्प्रवास, जिसमें एक व्यक्ति अपने मातृ स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है, तो इसके द्वारा जिस स्थान को छोड़ा गया है उसी स्थान को उत्प्रवास कहेंगे। अप्रवास क्या होता है? तो अप्रवास में वो व्यक्ति जिस नए स्थान पे गया है उस स्थान के लिए वो व्यक्ति अप्रवासी हो जाएगा। और मौसमी प्रवास क्या होता है? तो हमने बता दिया है कि कई व्यक्ति होते हैं जो मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है उद्गम स्थान किसे कहते हैं? मैंने आपको जो अभी बताया है उत्प्रवास में, वही जब व्यक्ति अपने इस स्थान में, अपने मातृ स्थान यानी कि जहाँ पे ये पूरा बचपन बिताया है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, इस स्थान को जब ये व्यक्ति छोड़ता है तो इसी के द्वारा छोड़े गए स्थान को हम उत्प्रवास कहेंगे। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है कि उद्गम स्थान किसे कहते हैं? तो इस व्यक्ति का उद्गम इसी स्थान से हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जहाँ लोग आते हैं, नहीं भाई, ये जहाँ लोग आते हैं तो वो तो अप्रवासी स्थान हो जाएगा, यानी कि गंतव्य स्थान हो जाएगा। जहाँ लोग प्रवास करते हैं ये भी नहीं, यहाँ पे इसका मतलब जहाँ पे लोग जा रहे हैं दूसरे स्थान पे, इस स्थान को छोड़कर, ये भी नहीं होगा। जहाँ लोग वापस जाते हैं ये भी नहीं होगा। और जहाँ लोग रहते हैं, तो जहाँ लोग रहते हैं तो उद्गम स्थान जहाँ से लोग आते हैं। हाँ, ये देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं ऑप्शन सही से नहीं पढ़ पाया, आपसे निवेदन है कि आप ऑप्शन सही से पढ़िएगा। यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ से लोग आते हैं, यानी कि ये स्थान है, ठीक है। सॉरी, ये बी स्थान है और ये ए स्थान है। अब ये इस व्यक्ति का उद्गम स्थान है, क्योंकि ये इस स्थान को छोड़ रहा है, और इस स्थान को जब छोड़ता है तो वो व्यक्ति इस स्थान के लिए उत्प्रवासी हो जाता है, और यहीं से यहाँ पे आता है, यहाँ पे अप्रवासी। अब कुछ समय के बाद जब यही व्यक्ति इस स्थान से इस स्थान पे जाता है तो ये कहाँ जा रहा है? अपने उद्गम स्थान पे जा रहा है। यहाँ पहुँचेगा तो ये अपने उद्गम स्थान पे आ जाएगा। तो यही हमारा जहाँ से लोग आते हैं, यानी कि इस स्थान से लोग यहाँ जा रहे हैं, या कहाँ से आए हैं? इस स्थान से। तो इस स्थान के लिए ये लोग कैसे हो जाएंगे? उद्गम स्थान अप्रवासी हो जाएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है प्रवास का एक उदाहरण कौन सा है? यानी कि प्रवास, तो मैंने आपको बता दिया गांव से नगर होता है, आपको इसलिए नगर से नगर ये भी होता है, गांव से गांव ये भी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है? इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया है कि किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो वो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया था। और विरल जनसंख्या का मतलब क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत कम मात्रा में जनसंख्या होती है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि किस क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है? तो ये जो सघन जनसंख्या है, इसका अर्थ क्या होता है? वो स्थान, यानी कि ये पूछ रहा है किस क्षेत्र में, यानी कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। सघन जनसंख्या का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मानवों की आबादी, यानी कि बहुत ज़्यादा में उस क्षेत्र में जनसंख्या पाई जाती है। तो इसी को हम लोग सघन जनसंख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र से सघन जनसंख्या पाई जाती है, किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन ए है भूमध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं होगा।
बिल्कुल गलत है। मरुस्थल ये भी गलत है, मरुस्थल में कौन रहने जाएगा? अटाकामा ये जो है ये एक भी मरुस्थल ही है, यहाँ पे भी कोई नहीं जाना चाहेगा। और दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है और यहाँ पे 60% आबादी भारत में ये पूरे विश्व की निवास करती है एशिया में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? यानी कि प्रतिकर्ष कारक में बात करें तो ऑप्शन ए है हमारे पास है रोजगार के अवसर, बी है उच्च शिक्षा, सी है बेरोजगारी और डी है अच्छे स्वास्थ्य। तो देखिए इस प्रवास के दो कारण होते हैं, ठीक है। एक है प्रतिकर्ष कारक, क्या है? प्रतिकर्ष कारक। इस कारक में जो है मानवों की उन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है किसी स्थान पे जहाँ जो कि मानव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्रतिकर्ष कारक जिम्मेदार होता है और वो स्थान में मानव की प्रत्येक आवश्यकता को पूरी किया जाता है। स्वास्थ्य आवश्यकता, उसके शिक्षा की आवश्यकता, रोजगार की भरपूर मात्रा दी जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जन्म दर भी नहीं होता है, मृत्यु दर भी नहीं होता है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है। लेकिन वहीं एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक है। यहाँ पे रोजगार की स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, लोगों को शिक्षा की स्थिति सही नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त तो कई सारे कारण हैं जो कि खराब है। तो प्रवास में अच्छे कारक होते हैं। तो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? तो प्रवास में अच्छे कारक नहीं होते हैं, लेकिन इसमें कमियों को दर्शाया जाता है। कमी जो उस क्षेत्र में होता है उसको दर्शाया जाता है प्रवास में। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है हमारे पास रोजगार के अवसर, बी है उच्च शिक्षा। रोजगार है तो अपकर्ष कारक में जाएगा, उच्च शिक्षा ये भी रोजगार है तो अपकर्ष कारक में जाएगा, उच्च शिक्षा है तो ये भी अपकर्ष कारक में जाएगा, अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति है तो ये भी अपकर्ष कारक में जाएगा। किंतु ये जो बेरोजगारी ये प्रतिकर्ष कारक में जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्ष कारक कमियों को दिखाता है, किसी क्षेत्र की विभिन्न कमियों को दर्शाया जाता है प्रतिकर्ष कारक के तहत। तो ऑप्शन हमारे पास सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो अगला हमारा है जल की उपलब्धता किस प्रकार का कारक है? यानी कि जल की उपलब्धता जो है वो किस प्रकार का कारक है? तो देखिए राजनीतिक कारक क्या है? तो राजनीतिक कारक में हम पॉलिटिकल बातों को पढ़ते हैं। तो जल जो है वो पॉलिटिकल कारक में नहीं आएगा, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सामाजिक कारकों में भी हम ये कोई प्रकार नहीं होता है सामाजिक में। ये ऐसा नहीं है कि अब मानव यूज करते हैं तो इसको हम सामाजिक कारक में रख देंगे। सामाजिक कारक में उन बातों को रखा जाता है जो समाज से रिलेटिव होता है, समाज के मुद्दों से संबंधित होता है। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आर्थिक कारक में वे कारक को रखते हैं जिनमें हमें आय व्यय से संबंधित मामलों को देखने को मिले, तो ये भी नहीं हो जाएगा। लेकिन भौगोलिक कारक में हम क्या क्या रखते हैं? तो भौगोलिक कारक जो है इसमें हम मिट्टी को रखते हैं, मिट्टी, इसके बाद हो जाएगा हमारा जलवायु, और इसके बाद हो जाएगा हमारा जो है जलवायु हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यही भूमि हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा। इसी प्रकार से कई सारे होते हैं जो भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लोग किस प्रकार की भूमि पर रहना पसंद करते हैं? तो यानी कि मानव जो है वो किस प्रकार की भूमि पर रहना पसंद करेंगे? जो मानव है ये कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? क्या पहाड़ी वाले इलाका पे रहना पसंद करेंगे जो इस प्रकार का पहाड़ी है, और यहाँ पे घर बना के रहना पसंद करेंगे? कौन रहेगा भाई, यहाँ पे ढलक ही जाएगा। उसके बाद समतल भूमि, हाँ समतल भूमि पर ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की भूमि है तो यहाँ पर तो मानव रह के घर बना के यहाँ पे रह सकते हैं, तो ऑफ कोर्सली रह पाएंगे यहाँ पे घर बना के। तो चलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है
नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है, यानी कि ये जो नगरीकरण का मुख्य कारण है वो क्या है। तो ऑप्शन ए हमारे पास उद्योगों का विकास। नगरीकरण चाहिए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उद्योगों का विकास, हाँ बिल्कुल भाई करना चाहिए। करना चाहिए। नगरीकरण हमें चाहिए तो उद्योगों में विकास तो करना ही चाहिए, ये हम जानते हैं, किंतु इसमें हमें मुख्य कारण बताना है। वैसे तो ये कारण जो है, हम पहले इस ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, हाँ खनिजों संबंधित की उपलब्धता, ये भी है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं ये भी होनी चाहिए। किंतु नगरीकरण का ये सब कारण है, किंतु हमसे मुख्य कारण पूछा गया है। मुख्य कारण जो है वो हमारा ऑप्शन डी जो कि यहाँ पे है, ये ऑप्शन स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, किस क्षेत्र में अधिक खनिज पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है खनन क्षेत्र, बी नगरीय क्षेत्र, सी ग्रामीण क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र। तो हमें सबसे अधिक जो खनन इलाका है, यानी कि जहाँ पे खुदाई करके खनिजों को भूतल के अंदर से निकाला जा सकता है, तो वहीं पे हमें सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यहाँ पे हमसे सिर्फ जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है, जनसंख्या दर नहीं, सिर्फ जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है, तो हमारा ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वही जनसंख्या दर पूछ देता, यहाँ पे बीच में दर डाल देता, तो उसका राइट आंसर अफ्रीका हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है। तो ये जो एक सिद्धांत है ये किसके लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन ए हमारे पास जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए, बी पर्यावरण के अध्ययन के लिए, सी सामाजिक अध्ययन के लिए, या डी राजनीतिक अध्ययन के लिए। तो जनांकीय संक्रमण, जे से जनांकीय और जे से जनसंख्या वृद्धि अध्ययन, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा ये रहा, हाँ इसका जवाब दीजिए। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी होती है, यानी कि जनांकीय संक्रमण की जो कई अवस्था है उसमें ये जो प्रथम अवस्था है इसमें ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कैसी रहती है। तो ये धीमी रहती है, ना तो उच्च रहती है और ना ही स्थिर, ये धीमी रहती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी, फिर से वही आ गया धीमी। चलिए देख लेते हैं, अगला रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कहाँ सबसे अधिक, क्वेश्चन क्या है हमारा, कहाँ सबसे अधिक विरल जनसंख्या पाई जाती है। ये हम लोग पीछे तो नहीं आ गए, नहीं यहाँ पे विरल जनसंख्या पूछा है, कहाँ पाई जाती है। वहाँ उस क्वेश्चन में था कहाँ विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है, तो उसका दक्षिण पूर्वी एशिया था, किंतु यहाँ पे पूछ रहा है कि विरल जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो पश्चिमी यूरोप या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया या उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी जर्मनी, क्योंकि ये जो जर्मनी है, जर्मनी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है इसके इस स्थान पे, पश्चिमी स्थान पे एक मरुस्थल है, और इस मरुस्थल में ही बहुत कम मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि विरल जनसंख्या इसी स्थान पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के इस स्थान पे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में किसका सुधार होता है, यानी कि यहाँ पे जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में किसका सुधार होता है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए स्वास्थ्य संबंधित दशाओं का। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसके कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। क्या प्रदूषण होता है, होता होगा, रोजगार की कमी, वो तो होता ही है भाई। आप देखिए एक क्षेत्र है और यहाँ पे पॉपुलेशन रेशियो काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा, तो यहाँ पे जो रोजगार स्थिति होगी वो ये सब व्यक्ति धीरे धीरे मांग करने लगेंगे। अब इतना छोटा देश है और यहाँ पर अब जितनी जनसंख्या होगी वो सब रोजगार मांगने लगे, सबको रोजगार भारत देने लगे, तो भारत में रोजगार की कमियां देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। संसाधनों पर दबाव, अब पॉपुलेशन रेशियो
रेशियो जब जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उतनी ज़्यादा संसाधन जो है वो तो सीमित है और ये ह्यूमन की आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। तो संसाधनों पर इन सब का दबाव भी होगा, ये सब खपत करेंगे, अपने उपयोग करेंगे तो इस संसाधनों की कमी होएगी और हम जानते हैं कि एक बार ये सब संसाधन ख़त्म हो गया तो पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष लग जाते हैं एक संसाधन को बनने के लिए। तो ऑप्शन सी भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये सभी है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है जीवन प्रत्याशा किस अवस्था में कम होती है, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है ये किस अवस्था में कम होती है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा तृतीय अवस्था में जनसंख्या कैसी होती है। तो तृतीय अवस्था में हमारी जो जनसंख्या होती है वो स्थिर होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है। सर्वाधिक जनसंख्या पूछा गया तो पहले यदि 2011 के अनुसार पूछता तो हम चीन लगा देते हैं, किंतु यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। तो यहाँ पे अभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। आपको बोर्ड एग्जाम में चीन नहीं भारत लगाना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि जनसंख्या वितरित जब होता है किसी स्थान पे तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो भू आकृति, हाँ भाई भूमि अच्छी है तभी मानव रहेंगे। जलवायु, यहाँ पे सबसे मुख्य कारण तो नहीं पूछा गया है, कारक ही पूछा गया सबसे मुख्य कारक। तो यहाँ पे ये भू आकृति भी प्रभावित करेगा, जलवायु भी, मृदा भी। इसका मतलब ये सभी कारक प्रभावित करेगा। जलवायु अच्छी होनी चाहिए, मृदा यानी कि जो ये मिट्टी है वो उपजाऊ होनी चाहिए। अब मानव यहाँ पे रहेगा घर बना के तो वो खाना पीना भी तो खाएगा। अब खाना पीना खाने के लिए यहाँ पे कृषि करेगा तो भूमि उपजाऊ होगी तभी ना कृषि करेंगे। अब तो बंजर भूमि पर जाके रहेंगे और वहाँ पे कृषि करेंगे तो वहाँ पे कुछ फायदा होने नहीं वाला है। तो वहाँ पे क्या रहेंगे लोगों, तो लोग जो है इन सब आवश्यकता अनुसार रहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है 24 नंबर का, किस प्रकार के क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि किस क्षेत्र में मानव रहना पसंद नहीं करेंगे। तो उपजाऊ मृदा वाले में। यहाँ पे क्यों नहीं रहेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि है तो यहाँ पे लोग रहेंगे, ऑफकोर्सली रहेंगे। पहाड़ी क्षेत्र, हाँ ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इस क्षेत्र में ढलकान की सीढ़ीनुमा जैसी आकृति रहती है तो यहाँ पे अच्छी तरह से रह भी नहीं पाएगा। तो पहाड़ी इलाका जो यहाँ पे नहीं रह पाएगा। समतल भूमि, ये जो समतल भूमि है यहाँ पे ज़रूर रहना पसंद करेगा। नगरीय, जहाँ पर नगरीय क्षेत्र है बहुत ज़्यादा डेवलपिंग हो गया है उस कंट्री का तो वहाँ पे रहना ज़रूर पसंद करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहाड़ी भूमि पर इंसान रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है जनसंख्या वृद्धि किससे प्रभावित होती है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि सब जो है वो किससे प्रभावित होती है। तो जन्म दर से हाँ होती है, मृत्यु दर से होती है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर का। हाँ, जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि किससे प्रभावित होती है। तो जन्म दर से, मृत्यु दर से, प्रवास से या फिर इनमें सभी। तो ये जो है ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ख़त्म। जनसंख्या वृद्धि कौन सा घटक ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का कौन सा घटक ऋणात्मक हो सकता है। तो ये जो मृत्यु दर है ये जब होता है तो जनसंख्या में कमी होती है तो इसी को हम ऋणात्मक कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। तो 60%। मैं कितनी बार से कहता आ रहा हूँ कि 60% जो पॉपुलेशन रेशियो है वो कहाँ पे है, एशिया में है। ऑप्शन डी हम वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 60%। जलवायु किस प्रकार का कारक है। तो अभी हमने बताया कि जलवायु भौतिक कारक है। क्योंकि ये भौतिक कारक क्यों है, क्योंकि इसी से हम मानवीय कई सारे आवश्यकता जुड़े हुए हैं। जलवायु, जल ये हो गया, जलवायु हो जाएगा, इसके बाद मृदा हो जाएगा, इसके बाद भूमियाँ हो जाएगी। तो इसके कारण, इन सब के कारण मानव जनसंख्या हमेशा
बनी रहती है और ये सब भौतिक कारक है, तो ये भी हो सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं, नगरीकरण में कौन सी सेवाएं बेहतर होती है? तो नगरीकरण में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं बहुत बेहतर होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अंतिम हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जनसंख्या वृद्धि से विकास में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो जनसंख्या वृद्धि से विकास करने में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भरण पोषण की समस्या या फिर सभी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ये सब कारक जिम्मेदारी होगा, इसमें कुछ बाधा उत्पन्न होगी, तो इस कारण से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास हमारा यहीं तक था। 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगले क्लास में हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, अगले चैप्टर को। तो आज मैं आपसे यहाँ पे विदाई लेता हूँ। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। फिर बाद में मिलेंगे। जहाँ पे भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में बिजी रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। बाय बाय।